नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाती है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है तो सामान्य परिस्थिति में 250 शॉट में से कितनी बार लक्ष्य को भेज सकता है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत के साथ वो लक्ष्य पे जो सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत के साथ पहुंच रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि मौसम अगर तूफानी हो जाती है तो 20% जो है उसके लक्ष्य पे पहुंचने का 20% जो है सटीकता कम हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर मौसम खराब रहती है तो 350 शॉट में 196 बार अपने लक्ष्य पे पहुँच रहा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर ख़राब मौसम में ही 250 शॉट लगाए तो कितने बार अपने लक्ष्य पे पहुँचेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लक्ष्य पे भेद रहा है। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर ख़राब मौसम है तो 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य पे पहुँच रहा है। तो देखिए ख़राब मौसम में ही 250 शॉट में से कितने बार अपने लक्ष्य पे पहुँचेगा हम निकाल सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ से आसानी से निकालने के लिए इसका रेशियो ले लेते हैं। हम इसका रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। अब देखिए 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें कितना है, यानी 350 बार जब शॉट लगा रहा है तो 196 बार लक्ष्य पे पहुंच रहा है। यानी ये 7 यूनिट किसके बराबर है? 196 के बराबर। तो देखिए हम 7 में कितना से गुना करें तो हमारा 196 निकल के आ जाएगा। तो हम 7 में 28 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 196 निकल के आ जाएगा। तो हम 5 में अगर 28 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? हम 5 में 28 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140। यानी ख़राब मौसम में ही अगर 250 शॉट लगाता तो 140 बार अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर सामान्य मौसम हो तो कितनी बार अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा 250 शॉट में। तो देखिए ये कितने प्रतिशत का मान है। हमें क्वेश्चन में दिया कि अगर ख़राब मौसम हो रहा है तो उसका सटीकता जो है 20% से कम हो जा रहा है। यानी ये जो हमारा 140 है और 196 है ये 80% का मान है। तो हम यहाँ से 100% का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 80% किसके बराबर है? 80% जो है किसके बराबर है? 80% 140 के बराबर है। 80% 140 के बराबर है। तो हम यहाँ से 1% निकाल सकते हैं। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा 140/80 के बराबर। तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। 100% क्या हो जाएगा? 140/80 गुने 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से 4 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 3 बार में जाएगा। हाथ में कितना आ जाएगा? 2, 20 यानी 5 बार में आएगा। यहाँ से हम गुना करेंगे 35 में हम गुना करेंगे 5 से, ये हमारा क्या हो जाएगा? हम 5 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 15 2 17। यानी सामान्य मौसम में 250 में से 175 बार अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यापारी 2 बकरी 8400 रुपये में खरीदता है। वह पहली बकरी को 20% हानि और दूसरी बकरी को 30% लाभ पे बेच देता है और पाता है कि दोनों बकरी का विक्रय मूल्य समान है। तो प्रत्येक बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? दोनों बकरी का सीपी निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बकरी को 20% हानि और दूसरे बकरी को 30% लाभ पे बेच रहा है। तो हम सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि पहले बकरी को 20% हानि में बेच रहा है। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/5। यानी बकरी का सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो एक के हानि पे कितना में बेचेगा? 4 यूनिट में बेचेगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है। हमें दूसरा दिया हुआ है कि दूसरे बकरी को 30% लाभ पे बेच रहे हैं। अब देखिए हम 30% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। यानी दूसरे बकरी का अगर सीपी 10 यूनिट होगा तो 3 के लाभ पे कितना में बेचेगा? 13 यूनिट में बेचेगा।
तो अब देखिए हम यहाँ से दोनों बकरी का CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हम दोनों बकरी का CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले बकरी का अगर CP 5 यूनिट है तो 1 के हानि पे कितना में बेचेगा, 4 यूनिट में बेचेगा। दूसरे बकरी का अगर CP 10 यूनिट है तो 3 के लाभ पे कितना में बेचेगा, 13 यूनिट में बेचेगा। अब देखिए एक बकरी का CP कितना निकल के आया, 4 यूनिट, और दूसरे बकरी का SP कितना निकल के आया, पहले बकरी का SP निकल के आया 4 यूनिट और दूसरे बकरी का SP कितना निकल के आया, 13 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों बकरी का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दोनों बकरी का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यानी SP समान है। तो देखिए हम यहाँ भी बराबर करेंगे। हम बराबर करने के लिए ऊपर 13 से गुना कर सकते हैं और नीचे हम 4 से गुना कर सकते हैं। हम 13 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो हम इस साइड भी ऊपर 13 से गुना करेंगे और नीचे 4 से गुना करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ से CP और SP क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा CP और SP क्या हो जाएगा। पहले बकरी का CP कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, और SP कितना हो जाएगा, 13 चौका 52। अब देखिए दूसरे बकरी का CP कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और SP कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ हमारा दोनों बकरी का SP क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों बकरी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी दोनों बकरी का हमें टोटल CP दिया हुआ है। यहाँ टोटल CP कितना हो जाएगा, एक बकरी का CP 65 यूनिट है और दूसरे बकरी का CP कितना है, 40 यूनिट है। तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 105 यूनिट। यानी 105 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8400 रुपया। 105 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 8400 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस 105 में अगर 21 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो यानी हम 8400 में भी 21 से भाग देंगे, 8400 में 21 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 400 रुपया। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया, 5 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया। तो हम दोनों बकरी का CP निकाल सकते हैं। एक बकरी का CP कितना है, 65 यूनिट, और दूसरे का CP कितना है, 40 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से 65 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 65 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी हम इस 5 में 13 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो हम इस 400 में भी 13 से गुना करेंगे, 400 में 13 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 13 चौका 5200, ये कितना हो जाएगा, 5200 रुपया। और दूसरे बकरी का CP कितना है, 40 यूनिट है। तो हम यहाँ से 40 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 40 यूनिट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी 5 में हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम इस 400 में भी 8 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3200 रुपया। दोनों बकरी का CP निकल के आ गया। पहले बकरी का CP कितना है, 5200 है, और दूसरे बकरी का CP कितना है, 3200 रुपया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है A तथा B किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, B तथा C उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि C तथा A 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो A, B और C अकेले क्रमशः कितना दिनों में करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि A प्लस B मिल के 10 दिन में कर रहे हैं, और B प्लस C मिल के 12 दिन में कर रहे हैं, और C प्लस A मिल के 15 दिन में कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम जब A प्लस बी कर रहे हैं, 60 यूनिट काम जब A प्लस बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, A प्लस बी कर रहा है तो 10 दिन का समय लग रहा है। और जब 60 यूनिट काम B प्लस सी कर रहा है, B प्लस सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। और जब 60 यूनिट काम C प्लस ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, C प्लस ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। A प्लस बी मिल के 10 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। B प्लस सी 12 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। अब देखिए C प्लस ए जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, A प्लस बी का इफिशियंसी, B प्लस सी का इफिशियंसी और C प्लस ए का इफिशियंसी निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, तीनों का इफिशियंसी ऐड करते हैं। हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी ऐड करते हैं, यानी हम ऐड करेंगे A प्लस बी प्लस B प्लस सी प्लस हम ऐड करेंगे C प्लस ए। अब देखिए यहाँ से ऐड करेंगे तीनों का इफिशियंसी। A प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, 6 यूनिट। B प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट। प्लस C प्लस ए का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट।
अब देखिए यहाँ से हम ऐड करेंगे, यहाँ हमारा क्या है 2a है, 2b है और 2c है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 15 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से a प्लस b प्लस c क्या निकल के आ जाएगा 7.5। अब देखिए a प्लस b प्लस c का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया और यहाँ से क्या निकल के आया a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a का इफिशियंसी निकल के आया है। तो देखिए हम यहाँ से a, b और c का अलग अलग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से a का इफिशियंसी निकालेंगे, a का इफिशियंसी निकालेंगे। अब देखिए a का इफिशियंसी निकालने के लिए अगर हम b प्लस c का इफिशियंसी a प्लस b प्लस c में से माइनस कर देंगे तो a का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। अब देखिए b प्लस c का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट, यानी हम इसमें से 5 यूनिट माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.5। अब देखिए हम निकालेंगे b का इफिशियंसी, b का इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए b का इफिशियंसी निकालने के लिए c प्लस a माइनस कर देंगे, यानी c प्लस a का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट है, यानी हम इसमें से 4 यूनिट माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से c का इफिशियंसी निकालेंगे, c का इफिशियंसी निकालने के लिए हम a प्लस b का इफिशियंसी माइनस करेंगे, यानी 6 यूनिट माइनस करेंगे 7.5 में से, c का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क जो है 60 यूनिट है। अब देखिए 60 यूनिट काम a जो है 2.5 के इफिशियंसी के साथ करेगा तो कितना समय लगेगा, हम समय निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम समय निकालेंगे, हम यहाँ से समय निकालेंगे, a 60 यूनिट काम करेगा 2.5 यूनिट के इफिशियंसी के साथ, तो देखिए ये हमारा पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा, तो देखिए हम इसे 25 से काटेंगे 600 को, ये कितने बार में जाएगा 24 बार में, यानी a 24 दिन में करेगा। अब देखिए हम यहाँ से b का समय निकालेंगे, b जो है 60 यूनिट काम करेगा 3.5 के इफिशियंसी के साथ, तो देखिए हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा 600/35। 600/35 को अगर हम काटेंगे, 600/35 को काटेंगे अगर हम 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 120 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 7 बार में। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ये 7 से 1 बार में जाएगा, ये 7 से 1 बार में जाएगा, 7 से 1 बार में हाथ में कितना आ जाएगा 5 यानी 50, फिर 7 बार में जाएगा, 1 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, यानी 17 से ही 1/7 दिन हो जाएगा। अब देखिए हम c का समय निकालेंगे, c का समय निकालेंगे, c जो है 60 यूनिट काम करेगा 1.5 के इफिशियंसी के साथ। अब देखिए पॉइंट यहाँ से हम हटाएंगे तो एक ऊपर जीरो चला जाएगा, 600 को अगर हम 15 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 40 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि a अकेले उस काम को करेगा तो 24 दिन का समय लगेगा, b अकेले उस काम को करेगा तो 17 से 1/7 दिन का समय लगेगा, और c अकेले उस काम को करेगा तो 40 दिन का समय लगेगा। हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया नल a और b किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। एक आदमी दोनों नल को एक साथ खोलता है, जब टंकी भर जानी चाहिए तब वह आदमी पाता है कि टंकी में एक छिद्र है जिसके कारण टंकी नहीं भर पाई है। वह छिद्र की मरम्मत करता है, उसके बाद टंकी 5 मिनट में भर जाती है। तो बताएं कि छिद्र द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है कि a और b अकेले जो है टंकी को 12 मिनट और 20 मिनट में भर पाते हैं, तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 12 और 20 का। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए a जब 60 यूनिट पानी भर रहा है, a जब 60 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। b जब 60 यूनिट पानी भर रहा है, b जब 60 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए a जो है 12 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेगा। b जो है 20 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का हमारा यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ गया, तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अगर a और b दोनों साथ में मिलकर टंकी को भरेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं, a प्लस b, अगर a प्लस b मिलकर भरेंगे टंकी को तो कितना समय लगेगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। a का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट और b का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट, यानी a प्लस b का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 8 के
इफिशियंसी के साथ अगर 60 यूनिट पानी भरेंगे तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। कितना समय लग जाएगा? हम इस 60 में 8 से भाग दे देंगे, 60 में 8 से भाग देंगे। अब देखिए हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा? ये 4 से जाएगा 15 बार में, ये 4 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 7.5। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 7.5 मिनट। यानी टंकी जो है अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 7.5 मिनट में भर जाएगी। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 7.5 मिनट में भर जाएगी। तो वह व्यक्ति जो है दोनों नल खोल के जाता है और उसके बाद तब आता है जब टंकी भर जानी चाहिए थी, और आने के बाद वह पाता है कि टंकी में छिद्र होने के कारण टंकी अभी नहीं भर पाई है। उसके बाद वह छिद्र का मरम्मत कर रहा है और टंकी जो है 5 मिनट में भर जा रही है। यानी छिद्र बंद हो गया। यानी छिद्र जो है कितना मिनट तक काम किया होगा? ए और बी के साथ टंकी कब भर जानी चाहिए थी? 7.5 मिनट में। व्यक्ति 7.5 मिनट के बाद वापस आया होगा, तब तक टंकी नहीं भर पाई है। क्यों? क्योंकि टंकी में छिद्र था। तो देखिए छिद्र भी 7.5 मिनट तक काम किया होगा, यानी टंकी से बाहर पानी निकाला होगा। अब देखिए छिद्र बंद कर रहा है, उसके बाद टंकी जो है 5 मिनट में भर जा रही है। यानी छिद्र के बंद करने के बाद ए और बी दोनों नल चलेगा। यानी ए प्लस बी मिल के 5 मिनट में जितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिल के 5 मिनट में जितना काम कर रहे हैं, उतना ही काम 7.5 मिनट में कौन कर रहा है? छिद्र कर रहा है। तो देखिए हम छिद्र को मान लेते हैं खाली करने वाला नल सी। हम छिद्र को क्या मान लेते हैं? खाली करने वाला नल सी। अब देखिए ए प्लस बी का हमें इफिशियंसी पता है। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? 8 यूनिट है। तो देखिए हम यहाँ ए प्लस बी का इफिशियंसी पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 गुने 5 यानी 40 हो जाएगा। अब देखिए 40 यूनिट काम 7.5 मिनट में जो है सी कर रहा है। 40 यूनिट काम 7.5 मिनट में सी कर रहा है। तो हम यहाँ से सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सी का इफिशियंसी निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 400/75। ये कितना हो जाएगा? 400/75 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 25 से काटेंगे। हम इसे 25 से अगर काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा? ये 25 से चला जाएगा 16 बार में, और ये 25 से कितना बार में चला जाएगा? 3 बार में। यानी हमें छिद्र का इफिशियंसी पता चल गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि अगर छिद्र पूरे टंकी को खाली करे तो कितना समय लगेगा? टंकी का इफिशियंसी कितना है? टंकी का इफिशियंसी 60 यूनिट है और हमें छिद्र का इफिशियंसी पता चल गया 16/3 यूनिट। अब देखिए 16/3 यूनिट के इफिशियंसी के साथ अगर 60 यूनिट पानी खाली करेगा तो कितना समय लगेगा? हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 60 गुने 3/16। हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से 15 बार में जाएगा, ये 4 से 4 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, ये 4 बार में। यानी 15 में 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 45/4। कितना समय लग जाएगा? 45/4 मिनट। 45/4 मिनट। अब देखिए 45/4 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 45/4 मिनट को हम लिख सकते हैं 11 सही 1/4 मिनट लिख सकते हैं। 11 सही 1/4 मिनट। अब देखिए 11 सही 1/4 मिनट को भी हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? 11 मिनट। और 1/4 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 15 सेकंड लिख सकते हैं। यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा 11 मिनट 15 सेकंड में छिद्र जो है टंकी को खाली कर देगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे 2 साल में 1260 रुपया और 5 साल में 1350 रुपया हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। तो देखिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 2 साल बाद राशि जो है 1260 रुपया और 5 साल बाद राशि कितना हो जा रही है? 5 साल बाद राशि जो है 1350 रुपया हो जा रही है। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल हमें रेट क्या मिलता है? बराबर मिलता है। प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। अब देखिए साधारण ब्याज की दर से यहाँ जो है राशि 1260 रुपये से 1350 रुपया हो गई। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे 1260 में से अगर 1350 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90। और यहाँ समय कितना है? हम इस 5 में से 2 माइनस करेंगे, समय कितना है? 3 साल। यानी 3 साल में 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 3 साल में 90 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 30 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना होगा हम निकाल सकते हैं।
ये 2 साल के बाद का हमारा अमाउंट है, ये जो है 2 साल बाद का अमाउंट है। तो देखिए हम इसमें से 2 साल का अगर ब्याज माइनस कर ले, हम इसमें से 2 साल का ब्याज माइनस कर ले, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 30 रुपया, तो 2 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा 60 रुपया। यानी हम इसमें से अगर माइनस कर ले 60 रुपया, हम 60 रुपया इसमें से माइनस कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 1200 रुपया। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपया है, और हमें एसआई पता चल गया, 1 साल का हमें एसआई पता चल गया। 1 साल का एसआई कितना है 30 रुपया है, 1 साल का एसआई कितना है 30 रुपया है। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, देखिए 30 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1200 रुपया पे, 30 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1200 रुपये पे, इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 6 से 5 बार में, ये 6 से चला जाएगा 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2%। 5/2% को हम क्या लिख सकते हैं 2.5%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया 2.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये का कर्ज 3 वर्षों के लिए लिया, जिस पर ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 1%, 2% और 3% है। ज्ञात करें व्यक्ति 3 वर्षों बाद कितने रुपए वापस करेगा जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से संयोजित हो। ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से संयोजित हो रहा है। अब देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रत्येक साल का अलग अलग दिया हुआ है। पहले साल 1% दिया हुआ है, दूसरे साल हमें 2% और तीसरे साल 3% दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करने के लिए सक्सेसिव लगा सकते हैं। और देखिए ब्याज यहाँ CI के दर से संयोजित हो रहा है, ब्याज जो है CI के दर से संयोजित हो रहा है। तो CI में क्या होता है कि पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, प्लस का हमें क्या मिलता है जो पहले साल हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, और तीसरे साल हमें क्या मिलता है प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, प्लस का हमें जो 2 साल तक ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी CI में सिंपल सा बात हम याद रखेंगे कि ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है। अब देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 1% ब्याज मिल जाएगा, प्लस का हमें दूसरे साल प्रिंसिपल का 1% ब्याज मिल जाएगा। हम यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट कर रहे हैं, तो देखिए पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पर मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिलेगा जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का 1% ब्याज मिला है, यानी इस 1% का भी हमें क्या मिल जाएगा 2% ब्याज मिल जाएगा, इस 1 का भी हमें 2% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल ब्याज क्या हो जाएगा 2 साल में टोटल ब्याज हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3%, और हम इसमें 100 से भाग दे देंगे। हम 1 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 में हम 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.02%। 2 साल में हमें टोटल ब्याज कितना मिल गया 3.02% हमें प्रिंसिपल का ब्याज मिल गया। अब देखिए हम तीसरा साल का ब्याज काउंट करेंगे तो देखिए हमें 2 साल तक हमें कितना ब्याज मिला है 3.02% ब्याज मिल गया। अब देखिए तीसरा साल हमें प्रिंसिपल का कितना मिल जाएगा 3% ब्याज मिल जाएगा, प्लस का हमें क्या मिलेगा जो 2 साल तक हमें ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 3% मिलेगा। यानी प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 3.02 गुने 3% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.02%, प्लस हम इसमें अगर गुना करेंगे, हम इसमें गुना करके अगर 100 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60609.0, ये कितना हो जाएगा 0.0906 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.1106%। यानी 3 साल में हमें प्रिंसिपल का टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा 6.1106% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम 3 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 80,000 रुपया, हमें प्रिंसिपल 80,000 रुपया दिया हुआ है। 80,000 का हम निकालेंगे 6.1106% हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे 8 से गुना कर लेते हैं, हम इसमें 8 से गुना करेंगे, 8 छक 48 के 8 4, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 48।
पहले जो है 4 अंक के बाद हमारा क्या था, दशमलव था, 4 अंक के बाद दशमलव था, और यहाँ हमारा क्या है, 2 जीरो है। तो देखिए 2 अंक कम हो जाएगा, यानी अब जो है 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 3 साल में टोटल CI कितना मिल गया, 4,888.48 रुपये मिल गया। अब देखिए हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमसे अमाउंट पूछ रहा है, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, हम 80,000 रुपये में 80,000 रुपये में हम ऐड कर लेंगे 4,888.48 रुपये हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84,000, ये कितना हो जाएगा, 84,888.48 रुपये हो जाएगा। यानी हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो अमाउंट हो जाएगा 84,888.48 रुपये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या निकालना है। देखिए हमें टोटल छात्र का संख्या दिया हुआ 560 और हमसे लड़की की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम ये निकाल लें, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अगर हम रेशियो निकाल लें तो हम वहाँ से लड़की की संख्या बता पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल संख्या दिया हुआ है, तो हम वहाँ से अगर रेशियो पता चल जाए तो लड़की की संख्या बता पाएंगे। अब देखिए हम रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लड़कों की औसत आयु दिया हुआ है, लड़कियों की औसत आयु दिया है और पूरे स्कूल का हमें औसत आयु दिया हुआ है। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हम औसत आयु कैसे निकालते हैं, जितने भी लोग हमें दिए होंगे उनके आयु का योग बटा उनकी संख्या हम करके औसत आयु निकालते हैं। यानी हम भाग क्या चीज़ से दे रहे हैं, नीचे भाग क्या चीज़ से दे रहे हैं, संख्या से। तो हम जब एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हम जिससे भाग देते हैं उसी का रेशियो निकल के आता है। यानी यहाँ हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ एलिगेशन लगा के हम रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम एलिगेशन बराबर जगह लगाते हैं। यानी अगर हम वर्ष में ले रहे हैं, तीनों जगह अगर हम समय वर्ष में ले रहे हैं तो वर्ष में लेंगे, अगर तीनों जगह समय हम महीना में ले रहे हैं तो महीना में लेंगे, अगर हम तीनों जगह समय दिन में ले रहे हैं तो दिन में लेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा लड़कों का क्या दिया हुआ 12 वर्ष, लड़कियों का क्या दिया हुआ 11 वर्ष और पूरे स्कूल का हमें क्या दिया हुआ 11 वर्ष 9 महीना। तो हमें इस 11 वर्ष 9 महीना को पूरे वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए वर्ष में चेंज करने के लिए हम महीना में क्या करते हैं, 12 से भाग देते हैं। हमें कितना दिया हुआ 11 वर्ष प्लस का 9 महीना, तो हम इस महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 11 चौक 44 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 47 बटा 4 वर्ष। यानी पूरे स्कूल का हमें क्या निकल के आ गया, औसत आयु 47 बटा 4 वर्ष निकल के आ गया। अब हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। लड़का का औसत आयु हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12 वर्ष, लड़की का हमें औसत आयु कितना दिया हुआ है 11 वर्ष और पूरे स्कूल का कितना निकल के आ गया, पूरे स्कूल का निकल के आ गया 47 बटा 4 वर्ष। अब देखिए ये बटे में 4 है, बटे में 4 है, तो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस 4 को हटाने के लिए हम सभी जगह 4 से गुना कर लेते हैं। इस 4 को हटाने के लिए हम सभी जगह 4 से गुना कर लेते हैं, सभी जगह हम 4 से गुना कर लेंगे। अब देखिए हम ये 4 से 4 काटेंगे, हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। तो देखिए एलिगेशन में हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ये हमारा कितना हो गया 47, ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यानी हम 47 में से 44 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा (2). ये कितना हो गया 12 चौक 48, 48 में से 47 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1। यानी अगर स्कूल में लड़कों की संख्या 3 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या कितना है 1 यूनिट है। यानी यहाँ से पूरे स्कूल का संख्या कितना निकल के आ गया 4 यूनिट। पूरे स्कूल का संख्या क्या निकल के आ गया 4 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पूरे स्कूल का संख्या कितना है, पूरे स्कूल में छात्रों की संख्या कितना है 560 है। पूरे स्कूल में छात्रों की संख्या कितना है 560। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हम इसमें 4 से भाग देंगे, 14 चौका 56, यानी ये कितना निकल के आ जाएगा 140। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 140। हमसे क्या पूछ रहा था, लड़कियों की संख्या, यानी लड़का अगर 3 यूनिट है तो लड़की कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 140। यानी स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी होगी 140 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए और बी के सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 500 रुपये बचा पाते हैं तो बी का खर्च कितना होगा। हमें क्या निकालना, बी का एक्सपेंडिचर निकालना है। हमें क्वेश्चन में इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और दोनों का हमें सेविंग दिया हुआ है कि दोनों जो है 500 रुपये बचाते हैं।
और हमसे क्या पूछ रहा है, बी का एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। देखिए हमसे एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो हम एक्सपेंडिचर के रेशियो को ऊपर रखेंगे। हमें ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और हमसे एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो हम एक्सपेंडिचर के रेशियो को ऊपर रखेंगे। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 5:4 है। इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का जो रेशियो है वो 9:8 है, 9:8 है। और दोनों का सेविंग कितना है, दोनों का सेविंग जो है 500 रुपये है। सेविंग कितना है, ए का सेविंग 500 रुपये है और बी का भी सेविंग कितना है, 500 रुपये है। हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे। उसके बाद हम इससे इसमें गुणा करेंगे, फिर हम इससे इसमें गुणा करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे हम। ये दोनों जो हमारा डिफरेंस होगा आपस में बराबर होगा। देखिए हम यहाँ गुणा करेंगे, हम यहाँ गुणा करेंगे, 9 में 4 से 36 हो जाएगा, 8 में 5 से 40 यानी 40 बड़ा है। हम गुणा करेंगे 8 × 5 माइनस 9 × 4 इक्वल टू, हम गुणा करेंगे यहाँ 9 में 500 से, 9 × 500 माइनस 8 × 500। अब देखिए हम यहाँ से डिफरेंस लेंगे, ये कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस 36 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500, 4500 माइनस 4000। यहाँ से हम माइनस करेंगे 40 में से 36, ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 500 रुपया, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 500 रुपया। और हमसे क्या पूछ रहा था, बी का एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर कितना है 4 यूनिट और ए का एक्सपेंडिचर कितना है 5 यूनिट, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा 500 रुपये निकल के आ गया। अगर हमसे ए का एक्सपेंडिचर पूछता, ए का एक्सपेंडिचर, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते। हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, हम इसमें 4 से भाग देंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 1 10 2 बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 1 यूनिट निकल के आ जाएगा 125 रुपया। तो हम यहाँ से 5 यूनिट निकालेंगे, हम 125 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा 625 रुपया। यानी ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 625 रुपया और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 500 रुपया। हमसे बी का खर्च पूछ रहा था, बी का खर्च कितना हो गया 500 रुपया हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए तथा बी क्रमशः 18,000 रुपया तथा 30,000 रुपया निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 6 महीना बाद ए 15,000 रुपया और निवेश करता है जबकि बी 20,000 रुपया निकाल लेता है। 1 वर्ष के पश्चात उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ का रेशियो पूछ रहा है और हमें समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। देखिए हमें यहाँ 2 लोग दिया हुआ है और दोनों का हमें पूंजी दिया हुआ है, ए और दूसरा कौन है, बी है। हमें 2 लोग दिया हुआ है और दोनों का हमें पूंजी दिया हुआ है। देखिए ए का पूंजी हमें कितना दिया हुआ है 18,000 रुपया, ए का पूंजी हमें कितना दिया हुआ है 18,000 रुपया दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि 6 महीना बाद ए जो है 15,000 रुपया और निवेश कर रहा है और टोटल हमें समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष का दिया हुआ है। 6 महीना बाद यानी 18,000 रुपया 6 महीने के लिए लगा रहा है, उसके बाद 15,000 रुपया और निवेश कर रहा है, यानी पहले से 18,000 रुपये निवेश करके रखा है और 15,000 रुपया और निवेश करेगा तो उसका पूंजी कितना हो जाएगा 18,000 प्लस का 15,000, ये कितना हो जाएगा 33,000। अब उसका पूंजी कितना हो गया 33,000 रुपया हो गया और समय कितना बच गया, समय बच गया 6 महीना। और देखिए बी का जो पूंजी है, बी का पूंजी कितना है, बी का पूंजी 30,000 रुपया है, बी का पूंजी कितना है 30,000 रुपया है। और हमें आगे क्या दिया है कि 6 महीना बाद जो है बी अपना पूंजी में से 20,000 रुपये निकाल ले रहा है और समय हमें 1 साल का दिया हुआ है, यानी 6 महीना के लिए 30,000 रुपया लगा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, अपने पूंजी में से 20,000 रुपये निकाल रहा है, यानी पूंजी शेष कितना बच गया 10,000 रुपया। बी का पूंजी 10,000 रुपया बच गया और समय शेष कितना है 6 महीना। हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 3 0 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा 3 0 यहाँ से निकल के और यहाँ से निकल के कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 3 0 कट जाएगा, यहाँ से हमारा 3 0 कट जाएगा। अब देखिए और क्या काट सकते हैं, हम यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो हमारा 6 से ये 6 कट जाएगा, हमारा बच क्या गया, यहाँ बच गया 18 प्लस 33 इज टू, यहाँ क्या बच गया 30 प्लस 10। अब देखिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33
और 10 कितना हो जाएगा 43 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा ये 51 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 51:2। हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40। यानी यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया, लाभ का रेशियो निकल के आ गया 51:40। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 15 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, हमें संख्याओं का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का हमें रेशियो दिया है 2:3। तो हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 2 यूनिट है और दूसरी संख्या 3 यूनिट है। तो देखिए हम यहाँ से अगर HCF निकालेंगे, हम यहाँ से HCF निकालेंगे तो हमारा HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ से हम दोनों का HCF निकालेंगे, हमने मान लिया कि एक संख्या 2 यूनिट है और दूसरी संख्या 3 यूनिट है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या 2 यूनिट है और दूसरी संख्या 3 यूनिट है, तो HCF हमारा कितना निकल के आ गया, 1 यूनिट निकल के आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में HCF कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 15 और हमारी संख्या क्या है, एक संख्या 2 यूनिट है और दूसरी संख्या क्या है 3 यूनिट है, यानी एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हमारी हो जाएगी 30, एक संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हम 15 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का LCM पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का हम LCM निकालेंगे, यानी संख्या हमारी एक हो गई 30 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। 30 और 45 का हम LCM निकालेंगे, 30 और 45 का LCM निकालेंगे, LCM क्या हो जाएगा, 30 और 45 का LCM हो जाएगा हमारा, हम सबसे बड़े नंबर का सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, हम 45 का फैक्टर करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 × 3 × 5, 3 3 का 9, 9 5 45। अब देखिए यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया 3 × 3 × 5। अब उसके बाद हम 30 का फैक्टर करेंगे, 30 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 30 का फैक्टर हो जाएगा 6 5 30, यानी यहाँ 3 है 5 है और 2 1 ले लेंगे तो हमारा 30 का फैक्टर यहाँ आ जाएगा। हम इसमें गुना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। हम गुना करेंगे 3 × 3 9, 9 5 45, 45 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 90, यानी हमारा LCM क्या निकल के आ गया 90 निकल के आ गया। 30 और 45 का LCM क्या निकल के आ गया 90 निकल के आ गया। हमसे LCM पूछ रहा था, अगर देखिए हमसे कुछ और भी पूछता, इन संख्याओं का डिफरेंस पूछता, इन संख्याओं का योग पूछता, तो हम संख्या निकालने के बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमसे यहाँ LCM पूछ रहा था, LCM हमारा क्या निकल के आ गया 90 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का अंतर 1375 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेष 25 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि दो हमारी संख्या है, एक संख्या A है और दूसरी संख्या क्या है B है। हमने A को मान लिया बड़ी संख्या, यानी A - B हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1375 दिया हुआ है। A - B हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1375 दिया हुआ है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को हमने क्या माना है A, यानी A को अगर हम B से भाग देंगे तो भागफल हमारा 6 आएगा और शेष क्या आएगा 25 आएगा। शेष क्या आएगा 25 आएगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं A = B × 6 प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। A = B × 6 + 25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर A का वैल्यू यहाँ रख ले, हमें क्या निकालना था, छोटी संख्या निकालना था, यानी हमें B निकालना था। तो देखिए हम यहाँ से A का वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा A बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर हम लिख सकते हैं 1375 प्लस B। हमारा इस साइड B जो है माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ A का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1375 प्लस B = 6B प्लस 25। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस B को उस साइड ले जाएंगे तो 6B में से हमारा B माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5B हो जाएगा। इक्वल टू अगर हम इस 25 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 1375 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1350। हमें क्या निकालना था B। तो देखिए B कैसे निकाल सकते हैं, हम इस 5 से अगर भाग देते तो हमारा B निकल के आ जाएगा।
तो हम 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से ये 2 बार में जाएगा, 7 बार में 0, यानी छोटी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 270 निकल के आ गई। हमसे छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या हमारी निकल के आ गई 270। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, यदि इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। हमें त्रिभुज की तीनों भुजा का रेशियो दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो देखिए हम किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग करते हैं तो हमारे त्रिभुज का परिमाप निकल के आता है। हमें क्वेश्चन में तीनों भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो कितना दिया है, 3:4:5 दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि त्रिभुज की जो भुजा है वो 3x, 4x और 5x है। त्रिभुज की तीनों भुजा जो है 3x, 4x और 5x है। अब देखिए हम यहाँ से परिमाप निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 4x + 5x, यहाँ से हमारा परिमाप निकल के आएगा। और हमारा क्वेश्चन में जो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 12x = 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया और हमने त्रिभुज का भुजा क्या मान के रखा है, 3x, 4x और 5x। तो यहाँ से हम त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल सकते हैं। त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगा, हम x का वैल्यू पुट करेंगे 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 15। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा निकल के आ गई। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। तो देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। और इन दोनों में से एक भुजा हमारी क्या होगी, आधार होगी और एक शीर्षलंब होगी। हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। अब देखिए 1/2 आधार हमने मान लिया 9 और शीर्षलंब मान लिया 12। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे, 6 बार में जाएगा। 9 में 6 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक कार अपनी चाल 24 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर घंटा कर ले तो गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, तो दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है, तो देखिए अगर हमें स्पीड दिया हुआ है और समय पता चल जाए कि 24 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब कार जा रही होगी तो कितना समय लग रहा है, या हम ये समय पता चल जाए कि 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब कार जा रही है तो कितना समय लग रहा है। अगर हमें समय पता चल जाए तो हम समय से अगर स्पीड में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम समय कैसे निकाल पाएंगे, देखिए जब कार जो है 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही होगी, जितना दूरी जा रही होगी उतना ही दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है, यानी दूरी क्या है, बराबर है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो देखिए डिस्टेंस जब सेम होता है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। देखिए हमारा एक कंसेप्ट होता है कि अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस सेम हो तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि हम स्पीड का अगर रेशियो निकालेंगे तो उसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे, पहले स्पीड क्या था कार का, 24 किलोमीटर पर घंटा, और बाद में अपना स्पीड कितना कर ली कार, बाद में अपना स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर घंटा कर ली। तो देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से हम इसे 8 से काट लेते हैं, 8 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 8 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी स्पीड का रेशियो निकल के आ गया 3:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। अब देखिए पहले की अपेक्षा कितना कम टाइम लग रहा है, पहले 5 यूनिट का टाइम लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, 3 यूनिट का, यानी कितना कम लग रहा है, 2 यूनिट कम समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 घंटा कम समय लग रहा है, यानी इस 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 1 घंटा दिया हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 घंटा दिया हुआ है, तो हम किसी एक का समय निकाल के उसके स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 घंटा। तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 घंटा।
अब देखिए हमें समय पता चल गया और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से दूरी निकालेंगे, स्पीड हमारा क्या है 40 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है 3/2 घंटा। 3/2 घंटा यानी यहाँ से हमारा दूरी क्या निकल के आ जाएगा, हम इस 2 से 40 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 20 बार में। 20 में हम 3 से गुना करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर। दूरी क्या निकल के आ गया 60 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक नाविक 48 मिनट में 12 किलोमीटर अनुप्रवाह जाता है तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस लौटता है। नाविक की शांत जल में चाल ज्ञात करे। हमें क्या निकालना है, नाविक की चाल निकालना है शांत जल में। देखिए जब नाविक अनुप्रवाह जाएगा, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है धारा के साथ, यानी जब नाविक धारा के साथ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नाविक और धारा का स्पीड ऐड होगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि अनुप्रवाह जाता है और वापस जब लौटता है तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। अनुप्रवाह जाएगा और वापस लौटेगा, यानी अनुप्रवाह गया है तो वापस लौटेगा, तो प्रतिप्रवाह लौटेगा। प्रतिप्रवाह यानी धारा के विपरीत। तो देखिए धारा के विपरीत जब नाविक जाएगा तो उस केस में क्या होगा, नाविक और धारा का स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि नाविक का स्पीड जो है x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड जो है y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए x प्लस का y यानी अनुप्रवाह, जब अनुप्रवाह जा रहा है तो 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है। हमें समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हमें जो है समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है 12 किलोमीटर और समय कितना दिया है 48 मिनट। हमें समय क्या दिया है मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 किलोमीटर 48/60 घंटा हो जाएगा, 48/60 घंटा। अब देखिए ये हमारा 60 ऊपर चला जाएगा, ये जो 60 है ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 गुने 60/48। हम इसे काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। अनुप्रवाह का स्पीड हमारा क्या निकल के आएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। और जब वापस आ रहा है, यानी वापस आएगा, यानी धारा के अपोजिट जब वापस आएगा तो नाविक का स्पीड माइनस क्या हो जाएगा धारा का स्पीड। अब देखिए दूरी कितना है, दूरी तो 12 किलोमीटर ही है, दूरी कितना है 12 किलोमीटर ही है, लेकिन समय कितना लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। तो हम इसे पूरे को मिनट में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट। अब देखिए 80 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, 80 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर बटा 80 मिनट, 80/60 घंटा हो जाएगा, 80/60 घंटा हो जाएगा। ये हमारा 60 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 12 गुने 60/80। हम इसे काटेंगे, अगर हम इसे 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 20 से 4 बार में, हम इसे काटेंगे 4 से, ये 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा यहाँ से निकल के आ गया x प्लस वाई क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर, x प्लस वाई क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। और x माइनस वाई क्या निकल के आ गया, x माइनस वाई निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना था नाविक का स्पीड, यानी हमें x का वैल्यू निकालना था। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा y से y कट जाएगा, यहाँ से हमारा 2x क्या निकल के आ जाएगा 2x निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा, यानी हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। नाविक का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 12 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है और हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। देखिए हमारा नीचे क्या दिया हुआ है 0.234, यानी 3 अंक के बाद हमारा क्या है पॉइंट है, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा क्या चला जाएगा 3 जीरो चला जाएगा। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 234 गुने 1 पे हमारा क्या चला जाएगा 3 जीरो चला जाएगा, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा 234 इक्वल टू, यहाँ हमारा क्या है, यहाँ है 23.4। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 234 बटा x गुने 10 हो जाएगा। हमने एक पॉइंट हटाया तो 1 जीरो आ गया यहाँ से। अब देखिए हम काट सकते हैं 234 से 234 काट सकते हैं, 234 से 234 काट सकते हैं।
हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 234 बटा 1000 गुने 10। ये हमारा क्या हो गया, 4 जीरो हो गया। तो हम अगर 4 जीरो से इसमें भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 0.0234। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0.0234। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।